हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टाफिंग का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ लिया है, हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग से कैसे अलग है ये हमने पूरी तरीके से पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया है। आज इस पार्ट सेकंड में हम स्टाफिंग के प्रोसेस की बात करेंगे एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड डिफरेंशिएशंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए पता लगाना और पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉब क्या होती है। देखो, जॉब का मतलब आपको पता होना चाहिए। जॉब का मतलब यानी कि वो एक टास्क, वो डिवाइडेड वर्क। हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा ना कि हम पूरे काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क्स में, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिफाइन कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब। देखो, जॉब आपको कैसे कैसे मिल सकती है। देखो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जॉब में एक होता है जॉब एनालिसिस। जब हम जॉब को एनालाइज करते हैं, यानी कि पूरी स्टडी करते हैं अबाउट द जॉब, है ना, हमको पता, हम पूरी तरीके से स्टडी करते हैं कि जॉब क्या है, ठीक है, हमको कौन लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कितने हमको लोग चाहिए, हम पूरी एनालिसिस करते हैं। कि जैसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन किया और हमको पता चल गया कि हमको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक बंदा चाहिए, ठीक है, हमको ये बंदा चाहिए, तो हम इसके ड्यूटीज़ के बारे में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूरी तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, पूरी तरीके से सोच लेंगे कि अच्छा इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और ना कौन व्यक्ति ये काम करेगा, है ना, क्या उसमें क्वालिफिकेशन, सब कुछ चीज़ हम एनालिसिस कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के देखो सब दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो, बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन में हम काम के बारे में बात करते हैं, हम वर्क के बारे में बात करते हैं कि काम कितना होगा, ठीक है, काम क्या वर्किंग आवर्स होंगे। जैसे मुझे बताओ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और ऑर्गेनाइजेशन में आप ये तो पूछोगे ना कि काम क्या है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, मुझे कैसे काम करना है, कहाँ पे बैठकर काम करना है, ठीक है, मेरा पे क्या होगा, सब कुछ चीज़ कहाँ पे इंक्लूड होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। यानी कि ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है। जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, जब आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, तब उस पोस्ट के नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, यानी कि उस पोस्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कैप्शन है, आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। कभी कभार हम लिखते हैं कि अच्छा मैं इस लोकेशन पे गया हुआ था तो मैंने बहुत अच्छा फील किया एंड फैमिली ने मिलकर एंजॉय किया, है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो बंदा काम करने वाला है उसकी क्वालिटीज यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि क्या क्या क्वालिटी हमको चाहिए। यानी कि आपको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले बंदे को मार्केटिंग की एक डिग्री उसके पास होना चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग के रिलेटेड उसने बहुत सारे काम करे हुए होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग के बारे में, यानी कि पीपल के बारे में, एम्प्लॉय की क्वालिटी के बारे में फोकस करते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, हमारे सबके स्कूल के अंदर, है ना, एनुअल फंक्शन जरूर होता है। एनुअल फंक्शन में देखो क्या होता है, पीटी टीचर क्लास के अंदर आता है। पीटी टीचर क्लास के अंदर आता है, दो तीन बड़े बड़े लोगों को जो फिर हाइट में अच्छे हैं, हेल्दी हैं, है ना, उन लोगों को ले जाता है। क्यों लेकर जाता है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार चेयर्स को उठाने का काम, सब कुछ काम स्टूडेंट्स ही करते हैं ना एनुअल फंक्शन के अंदर। तो पीटी टीचर आएगा, उन लोगों को ले जाएगा। अब वो जो लोग हैं, जो बच्चे पीटी टीचर के साथ जाएंगे, वो क्या बोलेंगे पीटी टीचर से कि सर काम क्या है, काम तो बताओ। और टीचर, जो पीटी टीचर होगा, वो क्या बोलेगा कि बेटा ये बेंच है, बेंच को गार्डन में से उठा के अपने को रूम्स में लेकर आना है। तो यानी कि काम क्या है सर, काम तो बताओ। यानी कि इसका मतलब है जॉब डिस्क्रिप्शन। जो आप हमसे काम करवाना चाहते हो उस काम के बारे में तो हमको बताओ, हमको क्या काम करना है। एंड जब पीटी टीचर आपकी क्लास में आया हुआ होगा तो पीटी टीचर क्या सोचेगा कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो हाइट में लंबे हों, थोड़े हेल्दी हों, जो कि क्या है ऐसा
हार्ड एंड फास्ट काम करेंगे तो थक ना जाए। तो यानी कि वो क्वालिटी के बारे में सोच रहा है कि हमको कैसे बंदे चाहिए, मुझे बताओ। ऐसे काम के लिए पीटी टीचर गर्ल्स को थोड़ी ना लेकर जाएगा, है ना। उसको भी समझ है कि गर्ल्स अगर ये काम करेगी तो वो थक जाएंगी, है ना। इसमें जेंडर बायसनेस का कुछ भी नहीं है, फेमिनिज्म कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जनरल थिंकिंग है कि अच्छा ठीक है ये काम लड़के कर लेंगे, है ना। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम कर लेंगे, मजे मजे में काम कर लेंगे। तो यहाँ पे पीटी टीचर क्या सोच रहा है कि जॉब के लिए, उस जॉब को करने के लिए क्या क्वालिटीज लोगों के अंदर होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है बच्चों। एंड इन दोनों के ऊपर क्या आता है, जॉब एनालिसिस, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम जल्दी से चलते हैं स्टाफिंग प्रोसेसेस के ऊपर। देखो, स्टाफिंग हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट प्लान्स बनाने पड़ते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसके बाद जाके वो स्टाफिंग कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम ऐसे ही बाजार में जाके किसी भी बंदे को उठा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले आते हैं, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर उनका ना सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लेस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला देखो प्रोसेस है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि अब हमको कितने लोगों की जरूरत है। मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आप चाहते क्या हो। सबसे पहले इस मैन पावर रिक्वायरमेंट के एस्टिमेशन में सबसे पहले आ जाता है वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकंड आ जाता है वर्कफोर्स एनालिसिस। सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस, यहाँ पे हमको किस पर फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है वर्क पर। यानी हमको पता है कि काम इतना है, हमको पता है काम इतना है और उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए। ये कौन सा एनालाइसिस हो जाता है, ये एनालिसिस हो जाता है वर्कलोड एनालिसिस, यानी कि काम कितना है पहले आपको ये पता होना चाहिए एंड उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, ये हो जाता है आपका वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है, यानी कि वर्कफोर्स एनालिसिस यानी कि हम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के बारे में बात करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के बारे में बात करेंगे कि हमको पता है कि हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है मान लो 5 टीचर्स की और वर्कलोड एनालिसिस हमको पता चला कि हमको 10 टीचर्स चाहिए, यानी कि हम कितने टीचर्स से शॉर्टेज है, हम 5 टीचर्स की क्या है शॉर्टेज है एंड हम 5 टीचर्स को क्या करेंगे, रिक्रूट कर लेंगे एंड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। वर्कलोड एनालिसिस में हम पहले पता लगाते हैं कि काम कितना है और कितने लोग चाहिए एंड वर्कफोर्स एनालिसिस में हम सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितनी है एंड कितना हमारा काम है और कितना हमको लोग एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। या तो देखो हम ओवर स्टाफ्ड होंगे, ठीक है, ज्यादा लोग हमारे काम कर रहे होंगे। देखो या तो हमारे पास 10 की रिक्वायरमेंट है, 15 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे हम ओवरस्टाफ्ड हो गए, ठीक है। और हमारे पास 10 की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास सिर्फ 5 है, तो हम क्या हो गए, अंडरस्टाफ्ड हो गए। ठीक है, अंडरस्टाफ एंड ओवरस्टाफ्ड कौन बताता है, वर्कफोर्स एनालिसिस हमको बताती है। ठीक है बच्चों, देखो सेकंड प्रोसेस आता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, क्या करते हैं हम बना अखबार में इश्तिहार देते हैं, ठीक है, naukri.com, इंडीड पर अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं। मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए, इतना ग्रेजुएट होना चाहिए, इतना काम करना है, ये उसका वर्क रूटीन होगा, ये उसकी कंपनसेशन होगा। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, हम खोल देते हैं कि भाई आओ हमसे बात करो, हम रिक्रूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम आगे जाके इन डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी तक इतना पता होना चाहिए कि हम फिर रिक्रूट करते हैं, यानी लोगों की एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं। मान लो कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन आपको ने रिसीव कर ली,
हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कर ली। अब क्या करते हैं, उन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन को हम एनालाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को क्या करते हैं, हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। इन 100 एप्लीकेशन में से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। मान लो कि हमारे पास सिर्फ हम 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे बताओ 100 लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट कर पाए, यानी कि सिलेक्शन इज व्हाट नोन एज नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस यानी कि यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को बाय बाय बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आप सूटेबल नहीं हो, एंड कंपनी को मोस्ट सूटेबल एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना होता है। देखो फोर्थ है प्लेसमेंट। अब हमने सेलेक्ट कर लिया तो उस बंदे को अपनी पोजीशन पे हम प्लेस भी तो करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में एडमिशन आपका होता है, एडमिशन होते ही सबसे पहले टीचर आपको कहाँ लेकर जाता है, आपकी कहाँ पे लेकर जाता है, आपकी क्लास के अंदर लेकर जाता है, यानी कि आपको अपनी क्लास के अंदर वो प्लेस करता है और बताता है कि ये आपकी क्लास है, ये आपका सेक्शन है, ठीक है, यहीं पर आपको बैठना है, यहीं पर आपकी पढ़ाई होगी, यानी कि हमने उनको प्लेस कर दिया है, ठीक है। टीचर ने आपको क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। एंड फिर प्लेसमेंट के साथ वहाँ पे क्या होता है, ओरिएंटेशन भी होता है। मुझे बताओ कितने लोग आप पहली बार स्कूल में गए हो और स्कूल में जाते ही टीचर सबसे पहले बुलाता है कि सबसे जो नया बच्चा है वो कौन है, जो न्यू एडमिशन है वो कौन है, स्टैंड अप हो जाओ अपनी प्लेस पे। तो जैसे आप खड़े होते हो सब लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, कुछ लोग बच्चे आपसे बात भी करते हैं, एंड टीचर बोलता है कि इनको है ना इस बच्चे को भी साथ में लेना, खाना खाओ तो इस बच्चे को भी साथ में अपने लंच में रखना, ठीक है, स्पोर्ट्स में और सारी चीज़ों में। तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ना, एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनसे आपकी जान पहचान बढ़ जाती है, उनसे आपकी जान पहचान बढ़ जाती है, किसमें, ओरिएंटेशन में। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन इज 4 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखो फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो वैसे तो ट्रेनिंग अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, यहाँ पे हम उसको साथ में पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है, अब जब आप यहाँ पर मौजूद हो, जब आप अपने जो जॉब को कर रहे हो, तब क्या होता है, हम आपको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। किसके लिए, जो आप काम कर रहे हो ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले के लिए, तो हम उस बंदे को सोशल मीडिया में ट्रेन करेंगे, हम उस बंदे को, ठीक है, स्किल्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट में हम उसको ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यानी कि उसका प्रोफेशनली डेवलपमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग में। लेकिन डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट अलग पार्ट है। डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, उसका पूरा ह्यूमन बीइंग हम डेवलप कर रहे हैं, उसका ह्यूमन बीइंग हम डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम उसको ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं। जैसे मुझे बताओ, आप स्टूडेंट हो, आप क्लास 12th में हो, क्लास 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको ट्रेन कर सकता हूं, किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर। किसके अंदर कर सकता हूं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं आपको क्या कर सकता हूं, ट्रेन कर सकता हूं। लेकिन क्लास में आके मैं आपको बोलूं कि बच्चों आपको है ना क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना है, आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको एक जनरल बात बताने लगूं कि कभी भी है ना क्या बोलते हैं किसी के साथ है ना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट की बात है। मैं आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कर रहा हूं, मैं आपको है ना, मैं आपका ओवरऑल कैरेक्टर डेवलप कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। 6th पार्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस यानी कि जो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, वो काम कैसा कर रहा है, काम कैसा कर रहा है, उसको क्या करना है, हमको इवेलुएट करना है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है। अप्रेजल का मतलब होता है इवेलुएट, ठीक है। अब हम उसको काम, उसके काम को हमको इवेलुएट कर रहे हैं कि काम सही से कर रहा है या काम सही से नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है, कभी कभार हम क्लास के अंदर होते हैं एंड क्लास में टीचर टेस्ट ले लेता है, टीचर टेस्ट ले लेता है, तो क्या हो रहा है, टीचर हमको इवेलुएट कर रहा है, हमको इवेलुएट कर रहा है कि कौन बच्चा कितना पानी के अंदर है, ठीक है। हम बताते तो हैं कि हाँ टीचर हमने पढ़ रखा है ऐसे वैसे सर, अब देखना ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन जैसे टेस्ट लेते हैं पता चल जाता है कितने बच्चे कौन कितना पानी के अंदर है, ठीक है बच्चों। एक और देखो 7th पॉइंट यहाँ पे देख लो, जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th पॉइंट, ठीक है। 7th इसका पॉइंट है, यहाँ पे है करियर प्लानिंग। अब क्या होता है, अब जो स्टाफ हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसको
अच्छी तरीके से डेवलप करना, ठीक है ना, और उसके करियर में उसको ऊपर लेकर जाना, यानी कि उसका प्रमोशन करना, ठीक है, उसका ट्रांसफर करना, ठीक है, उसको स्किल्स सिखाना जिससे क्या है वो एक हायर जॉब पर स्विच कर सके। एंड 8th में हम क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं यानी कि पैसा देते हैं। अब वो इतना काम कर रहा है, ठीक है, प्लेस्ड है, ओरिएंटेशन उसका हो गया है, परफॉर्मेंस चेक करी जा रही है, तो उसको हमको कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा ना। और कंपनसेट दो तरीके से किया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट कंपनसेशन एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली पैसा दे देते हैं, यहाँ तो डायरेक्टली पैसा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या है, हम उसको रिकॉग्नाइज कराते हैं। जैसे कि होता है ना, टीचर क्लास में आके बोलता है कि किस बच्चे के 70+ नंबर आए, क्लास में खड़े हो जाओ, तो क्या हो रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है सब बच्चों के अंदर, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, ठीक है, आपका मोटिवेशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप पेट्रोल पंप जाओगे, पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ रहता है कि दिस इज द स्टाफ ऑफ द ईयर, है ना, स्टाफ ऑफ द मंथ, यानी इस स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब हम इनको क्या टाइटल क्या दे देते हैं कि ये बहुत अच्छे स्टाफ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट होता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है नहीं यार ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है, ठीक है, तो वो और मेहनत के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए स्टाफिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जल्दी से इनको पढ़ लो। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पॉइंट है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। स्टाफिंग प्रोसेसेस याद करना, ठीक है, उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है या एस्पेक्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तीनों को हम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले वीडियो में हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। आराम से बिजनेस स्टडीज़ को पूरी तरीके से कर देंगे एंड हमारा एम है कि हम पूरे के पूरे 100 आउट ऑफ 100 क्लास 12th कॉमर्स में, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में हम अचीव करें, ठीक है बच्चों। देखो सिर्फ आपको यूट्यूब वीडियोज़ ही नहीं देखनी है, लेकिन आपको यूट्यूब वीडियोज़ के साथ आपको अपनी NCERT, है ना, अगर मेरा एक सजेशन मानो तो पूनम गांधी एक बुक है, रेफरेंस बुक है, उसको ले आना। अभी मत लेकर आना, लेकिन जब आपके एग्जाम्स प्री बोर्ड नज़दीक आए तब लेकर आना, उनमें से पढ़ो, उसमें केस स्टडीज आपको मिलेंगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, उसको पढ़ना भी आपको पड़ेगा, ठीक है, खुद रीडिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। कम से कम आपकी NCERT की रीडिंग 3 से 4 बार रीडिंग हो जानी चाहिए अंडरलाइन के साथ, ठीक है। एक पेज बनाओ जिसके अंदर आप सारे कीवर्ड्स को लिखोगे, ठीक है बच्चों। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी, देखो आपको बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। टिल देन पढ़ते रहो।